टॉमस स्टर्न इलियट प्रसिद्ध इंग्लिश अमेरिकी मूल के पोएट हैं। वे क्रिटिक भी हैं, वे ड्रामेटिस्ट भी हैं और बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। टी.एस. इलियट को 1948 में द वेस्टलैंड पर नोबेल मिला था। उनसे संबंधित नेट में तथा एमए की कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस अनुष्ठान में टी.एस. इलियट से संबंधित नेट के 10 क्वेश्चंस प्रस्तुत करेंगे, 10 प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, उनका विस्तार से हल भी देंगे। इसके अलावा उनसे संबंधित उनकी क्रिटिसिज्म से संबंधित एक टर्म है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इलियट से संबंधित नेट में आए हुए प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2007 का आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इंग्लिश प्लेज इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सबसे पहले लिखा गया था। ये 1907 में पब्लिश हुआ था। जेम्स सिंजे के द्वारा लिखा गया ड्रामा है। और सबसे लास्ट में द फैमिली रियूनियन 1939 का टी.एस. इलियट का क्लोजेट प्ले है, वर्स प्ले है। तो क्रम होगा द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जस्टिस, सेंट जोआन, द फैमिली रियूनियन। सेंट जोआन जी.बी. शाह का है, 1923 में पब्लिश हुआ था। इस पर भी नोबेल मिला था। सेकंड क्वेश्चन है, अ वुमन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्टलैंड आर द अबव लाइन्स टेकन, दिसंबर 2007। तो ये जो लाइन है, ये द वेस्टलैंड का जो सबसे अंतिम खंड है, व्हाट द थंडर सेड, जो बृहद आरण्यक उपनिषद से ली गई कथा पर आधारित है। तो उसका उससे पंक्तियाँ ली गई हैं। ये सरियलिस्टिक पंक्तियाँ हैं। व्हाट द थंडर सेड। 3, द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मींट टू बी appears in T.S. Eliot's जून 2008। तो ये द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक से एक कविता ली गई है। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग। 4th, इल मिग्लियोर फैब्रो इज द एक्सप्रेशन इलियट यूज्ड फॉर, जून 2008। तो ये एक्सप्रेशन टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड के समर्पण में इसके एडिटर एजरा पाउंड को समर्पित किया है। यानी ये लाइंस एजरा पाउंड के लिए लिखी गई हैं। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो जो फ्रेज है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टी.एस. इलियट के द्वारा यूज की गई हैं, उपयोग में लाई गई हैं।
और ये क्वेश्चन दिसंबर 2008 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इल्यूशियन कैरेक्टर अटर्स द क्वेश्चन डू आई ईट अ पीच। तो ये प्रूफॉक कहता है, ये इलियट का एक कैरेक्टर है प्रूफॉक, डू आई ईट अ पीच, दिसंबर 2010 का है। 7th क्वेश्चन इलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन एसे, जून 2011 का है। तो इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का उपयोग हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 नामक एसे में करते हैं। इलियट का मानना था कि शेक्सपियर हैमलेट में, जो हैमलेट है वो शेक्सपियर का ड्रामेटिक फेल्योर है, क्योंकि उनको, इलियट साहब को लगता था कि हैमलेट में उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स का उपयोग नहीं किया है। 8 इन इट्स फाइनल वर्जन इलियट्स द वेस्टलैंड कंटेन्स अ टोटल ऑफ, ये जून 2011 का क्वेश्चन है कि द वेस्टलैंड में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो 433 लाइन्स मानी जाती हैं कि वेस्टलैंड में 433 लाइन्स हैं। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम इलियट्स वेस्टलैंड इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड, जून 13। तो कई कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे मैडम सोसोस्ट्रिस हैं, तो उनमें एक कैरेक्टर है जिसको वेस्टलैंड में बहुत करेक्टली मेंशन नहीं करा गया है। तो द मर्चेंट फ्रॉम यूजी नाइट्स, आंसर होगा द मर्चेंट फ्रॉम यूजी नाइट्स। 10 अरेंज द सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पोएम, जून 13। मतलब पोम में जिस क्रम में उसके पार्ट्स आते हैं उसी क्रम में उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा द बेरियल ऑफ द डेड, फिर अ गेम ऑफ चेस, देन द फायर सरमन, देन डेथ बाय वाटर एंड लास्ट में व्हाट द थंडर सेड। द बेरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो अब टी.एस. इलियट के क्रिटिसिज्म का एक पार्ट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसके बारे में थियोरी में एमए में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपने देखा है कि नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इलियट सेंसिबिलिटी से इलियट का तात्पर्य था कि जैसा कुछ कोल्डिज का था कि जो मानते थे कि जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, एक दूसरे से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो फ्यूज होकर के सेकेंडरी इमेजिनेशन में एक न्यू जो है होल थॉट बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसा तो नहीं, बट उसी से मिलता जुलता था कि इलियट साहब मानते थे कि अपोजिट थॉट्स होते हैं, अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, अपोजिट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वे फ्यूज हो करके एक न्यू कोहेरेंट एक्सपीरियंस या थॉट या आइडिया बनता है। आप इसे ऐसे समझिए कि इलियट के अनुसार जो आम आदमी होता है उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वे फ्रेगमेंटेड होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, केओटिक होते हैं,
यानी बहुत ही व्यवस्थित नहीं होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो डिसऑर्गेनाइज्ड, केओटिक, फ्रेगमेंटेड, ये होते हैं एक सामान्य व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस। यानी अ जनरल पीपल हैव एक्सपीरियंसेस इन फ्रेगमेंटेड केओटिक फॉर्म्स, बट द पोएट, जो कोई बहुत ही एक अच्छा पोएट है, तो उसके ब्रेन में एक केओटिक, फ्रेगमेंटेड, इनकोहेरेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड जो थॉट्स हैं, ये सब आपस में यूनिफाइड होकर के, अमलगमेटेड होकर के, सिंथेसाइज्ड होकर के एक नया यूनिफाइड एंड these coherent, chaotic, fragmented experiences, thoughts make a new thought, एक अच्छा सा नया जो है एक थॉट बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में होता है कि जो दो अपोजिट्स होते हैं वे आपस में एसोसिएट होकर के एक नई चीज़ बनाते हैं, और वो नई चीज़ अच्छी होती है और सार्थक होती है, यानी फुल ऑफ सेंस होती है, ये निरर्थक नहीं होती है। तो जो अच्छा पोएट होता है, गुड पोएट, हैज़ द फैकल्टी ऑफ, द कैपेसिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एंड बैड पोएट, a bad poet doesn't have the faculty of the association of sensibility। तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी जिसमें है वो गुड पोएट है, और जिसमें यूनिफाइड सेंसिबिलिटी नहीं है वो बैड पोएट है। तो इसी को थोड़ा और आगे देखते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट इन द एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921। यानी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को टी.एस. इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके लिए इलियट ने कुछ बातें कही थी, वे कोटेशन मार्क्स में हैं, तो इनको याद कर लेना चाहिए, समझ करके याद कर लेना चाहिए। वे कहते थे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का ही अपोजिट है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अ डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट। यानी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, यानी जो कोई थॉट है, कोई विचार है, वो फीलिंग में बदल जाए, उसको आप सीधे क्या करें, सेंसुअस यानी सेंस ऑर्गन्स से उनको आप फील कर सकें, तो ये कहलाती है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अ डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, फेल्ट देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ओडर ऑफ अ रोज। यानी इलियट साहब कहते थे कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं, या जो एलिजाबेथन अर्ली जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, वे अपने थॉट्स को तुरंत इमीडिएटली ऐसे फील कर लेते थे जैसे रोज़ की सुगंध हो, ऑर्डर हो। यानी रोज़ आप देखते हो तो रोज़ की सुंदरता और उसकी सुगंध दोनों आप साथ फील करते हो, तो वैसे वो थॉट जो थे वो फीलिंग्स हो जाया करती थी मेटाफिजिकल्स के लिए। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिस्ट्स 16th century have the faculty of the unification of sensibility. Metaphysical poets early 17th century also have the faculty of the unification of sensibility. अब होता यह है कि 17th सेंचुरी में ही जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन साहब ये आते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इंग्लिश लिटरेचर में
मिल्टन और ड्राइडन का बहुत योगदान है। मैथ्यू आर्नल्ड तो मिल्टन को शेक्सपियर से भी ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो लेकिन टी.एस. इलियट का कहना है कि जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन ने ये जो मेटाफिजिकल्स की यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी था इसको ब्रेक कर दिया। यानी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन से चालू हुई, और ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है जो कविता, पोयम यानी जो अच्छे पोयम के लिए निगेटिव है, के लिए ऋणात्मक है, यानी जो एक खराब पोयम का लक्षण है, वो जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से चालू हुआ। आगे इलियट बोलते हैं कि जो न्यू क्लासिसिस्ट थे, पोप, जॉनसन, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ 18th सेंचुरी, दे थिंक बट डू नॉट फील। यानी न्यू क्लासिस्ट जो थे वे सोचते तो थे बिकॉज दे वर इंटेलेक्चुअल्स, बट दे डू नॉट पजेस द फैकल्टी ऑफ फीलिंग। जो रोमांटिक्स थे यानी शेली, कीट्स, 19th सेंचुरी, दे फील बट डू नॉट थिंक। यानी जो रोमांटिक्स पोइट्स थे वे, उनके अंदर फीलिंग तो थी लेकिन वे थिंक नहीं करते थे, और जो यानी उनमें फीलिंग और थॉट्स का एसोसिएशन नहीं था, उनमें फीलिंग वाला जो सेंस है ज़्यादा था। न्यू क्लासिस्ट्स में थॉट वाला सेंस ज़्यादा था, और विक्टोरियंस भी जो है उनमें भी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। तो ये था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसके बारे में हम लोग एक बड़ा सा वीडियो टी.एस. इलियट के क्रिटिसिज्म के बारे में बनाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से इसका अध्ययन करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको कमेंट्स में लिखिए और विश्वास करिए कि उनका सल्यूशन प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।